कक्षा 12 केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मृदा अवयव सॉइल कंपोनेंट्स। मृदा प्रणाली में 3 प्रावस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस पाई जाती है। कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती है? 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है कि आगे समझेंगे। ठोस आप सभी जानते हैं कि एक सॉलिड होता है, और द्रव में क्या होता है? विलयन होता है, और गैस में गैस फॉर्म में जो पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने के लिए केवल ठोस एवं द्रव अवस्था ही महत्वपूर्ण होती है। यदि पौधों को कुछ भी खाद्य पोषक तत्व प्रदान करने हैं तो केवल एक सॉलिड और एक लिक्विड, 2 फॉर्म होती है, अवस्थाएं होती हैं जो कि महत्वपूर्ण होती हैं। मृदा के ठोस अवयव महीन अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि एक बिल्कुल सही दिशा में वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थों से घिरा रहता है। शेष भाग में जल एवं वायु उपस्थित रहती है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं। आपको पूछ लिया जाए रंध्रावकाश किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि 50% ठोस पदार्थों के बाद बचा हुआ, या फिर आप सीधा लिख दीजिए कि 50% ठोस पदार्थ के बाद बचा हुआ शेष भाग जिसमें जल व वायु उपस्थित होती है, उसे रंध्रावकाश कहते हैं। फिर मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। नंबर 1 खनिज पदार्थ, मिनरल मैटर। नंबर 2 कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। नंबर 3 मृदा जल कर देना है यहाँ पर, मृदा जल या जल, सॉइल वाटर। मृदा वायु, सॉइल एयर। ठीक है, ये मुख्य मृदा के 4 अवयव होते हैं। आगे देखिए, मृदा जल एवं वायु का अनुपात। मृदा जल एवं वायु का अनुपात कितना होता है? 50:50 होता है। परंतु मौसम एवं वातावरणीय कारकों के कारण इनका अनुपात क्या होता है? या तो घटता है या बढ़ता है। जब मौसम या वातावरण की परिस्थिति अलग अलग होती हैं तो अनुपात में क्या होते हैं? या तो अनुपात घटेगा या फिर बढ़ेगा। कुछ इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए ये पूरा क्या है? एक सॉइल कंपोनेंट है, पूरी मृदा है। इस मृदा में 25% जल, 25% वायु, 5% कार्बनिक पदार्थ और 45% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसे मृदा का आयनात्मक संगठन कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हमने बात की मृदा प्रणाली में 3 प्रावस्थाएं होती हैं, यानी कि अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। जो कि महत्वपूर्ण होती है सबसे ज़्यादा वो है ठोस और द्रव। इनके माध्यम से पौधों के क्या होते हैं? पोषक तत्व प्रदान होते हैं। फिर हमने बात की मृदा आयतन का 50% भाग ठोस पदार्थ से घिरा रहता है और शेष भाग में जल एवं वायु उपस्थित रहती है। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ ठोस पदार्थ हैं, और ये जल एवं वायु क्या है? एक द्रव्य अवस्था कह सकते हैं, या फिर आप इसे गैस, और अपने अनुसार हम देखें तो एक गैस और एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो वायु जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है, तो एक हम इसका अनुपात लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक गैस रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज पदार्थ के बारे में, जिसे मिनरल मैटर कहते हैं। तो मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। खनिज पदार्थ किस प्रकार के होते हैं, उनका आकार और संगठन किस प्रकार से होता है, तो उनके जो पूर्वज होते हैं, पैतृक पदार्थ जो होते हैं, पेरेंट मटेरियल जो होते हैं, उनके अनुसार होता है। और ये खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ठोस भाग के 90% से अधिक भाग में खनिज पदार्थ होते हैं, जो कि विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। ठीक है, ठोस भाग का यदि 100% में से 90% की बात करें तो वो किसका होता है? पूरा भाग खनिज पदार्थ का होता है। ठीक है, मृदा में कंकड़, पत्थर, सिल्ट एवं मृतिका में इसका अंश पाया जाता है। ठीक है, किसका? खनिज पदार्थ में किसका अंश पाया जाता है? तो कंकड़, पत्थर, सिल्ट एवं मृतिका का अंश पाया जाता है। फिर देखिए मृदा में बालू एवं सिल्ट अंश भी अधिक मात्रा में खनिज, क्वार्टज एवं फेल्सपार 2 तत्व हैं। एक खनिज हो गया जिसमें क्वार्टज आ गया, और एक फेल्सपार 2 तत्व पाए जाते हैं, जो कि बालू एवं सिल्ट के अंश
यानी कि अंश मतलब एक टुकड़ा, तो एक टुकड़े में कितने, एक क्वार्टर और एक फेल्सपार पाया जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। तो मृदा में मृतिका अंश में द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा में यदि मृतिका के अंश की बात करें तो मृतिका मृदा जो होती है उसके अंश की बात करें तो उसमें द्वितीय खनिज तो होते हैं वो उपस्थित पाए जाते हैं या फिर उपस्थित होते हैं। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एवं ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं खनिज पदार्थों में। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है कार्बनिक पदार्थ, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो अब कार्बनिक पदार्थों में ऑर्गेनिक मैटर में यदि बात करें तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ पौधों एवं पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक भाग के रूप में पाए जाते हैं। यदि जब या तो पशु के अवशेष या फिर पौधों के जो अवशेष बच जाते हैं फिर वो सड़ते गलते हैं तो उनसे कार्बनिक पदार्थ तैयार होते हैं और उन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 3 से 5% पाई जाती है। ठीक है, मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है और कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। यानी कि जब मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो विच्छेदन करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ तैयार करते हैं और कार्बनिक पदार्थ तैयार करके जो मृदा की उत्पादक क्षमता जो होती है वो बनी रहती है। और जब कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से पोषक तत्व मृदा को प्राप्त होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो पोषक तत्व जो है वो उचित मात्रा में पौधों को भी मिल पाते हैं। अगला देखिए, मृदा वातन में बढ़ोतरी होती है, यानी कि मृदा में जो वायु का संचार है, जल का संचार है वो सभी बढ़ते हैं, जैसे कि जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है एवं मृदा संरचना में सुधार होता है। यानी कि मृदा की जो आकृति, शेप वगैरह जो होता है उसमें कण का आकार, उनमें क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो मृदा कार्बनिक पदार्थ प्राय आंशिक विच्छेदित के रूप में या सड़े गले पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। तो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो एक तो छोटे से अंश के रूप में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में विच्छेदित रूप में पाए जाते हैं या फिर वो सड़े गले पदार्थ के रूप में होते हैं, जो कि सड़े गले पदार्थ को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं और ये ह्यूमस के रूप में कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो तीसरा प्रकार है वो है मृदा जल, सॉइल वाटर। सॉइल वाटर का मृदा जल का हिस्सा आयतानुसार 25% होता है। हमने जब मृदा अवयव का संगठन जब देखा था, मैंने एक आपको डायग्राम एक उसके माध्यम से समझाया था, डायग्राम के माध्यम से, तो आपने समझा कि 25% जल और 25% वायु उपस्थित होती हैं। तो वही यहाँ पर पॉइंट कहना चाह रहा है कि मृदा जल का हिस्सा आयतानुसार 25% होता है और पौधों के पोषण के लिए मृदा जल की भूमिका अहम होती है। यानी कि पौधों के पोषण में जल का जो महत्व रहता है वो अहम रहता है और यह लवणों एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को क्या करता है, पोषित करता है, यानी कि पौधों को मिलता है, प्राप्त होता है। तो मृदा संरचना, मृदा गठन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा, कोलाइड्स की प्रकृति, रंध्रावकाश की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर रहता है। ठीक है, अब अगला चौथा बात करते हैं, लास्ट मृदा वायु के बारे में जब देखते हैं तो रंध्रावकाश में मृदा वायु का आयतन कितना होता है, 25% होता है। अभी आपने समझ लिया। मृदा वायु रंध्रावकाशों में उपस्थित रहती है। जो पोर स्पेस जो होते हैं, छेद होते हैं, उनको पोर स्पेस कहते हैं, रंध्रावकाश कहते हैं। तो ये कहाँ उपस्थित होती है मृदा वायु, तो पोर स्पेस में होती हैं, उपस्थित होती हैं। इस कारण इसका वितरण क्या होता है, असमान होता है, यानी कि एक जैसा नहीं होता है। यदि पोर स्पेस अच्छी तरह से होंगे तो उसमें मृदा वायु जो होगी वो उपस्थित अच्छी तरह से होगी, यानी कि पोर स्पेस जब अच्छी तरह से ओपन नहीं होंगे और पोर स्पेस वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होंगे, उपस्थित ही नहीं होंगे, तो मृदा वायु वहाँ पर उपस्थित नहीं होगी। इस कारण इसका वितरण भी असमान होता है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की से क्या होती है, अधिक होती है। मृदा में जो CO2 उपस्थित होती है वो वायुमंडल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ जल वाष्प में संतृप्त रहती है, यानी कि उपस्थित रहती है एक शुद्ध मात्रा में, और इसमें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। तो जो जल वाष्प होता है उसमें क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन की मात्रा मृदा वायु में जो होती है वो कम होती है वायुमंडल की तुलना में। लास्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती है एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब जब मृदा वायु गहराई में जाएगी तो गहराई में जब जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है
वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा क्या होती है, गहराई के साथ में बढ़ती है, और जैसे जैसे वो ऊपर आएगी, जैसे जैसे गहराई कम होती जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होती है, कम हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब गहराई में जाएगी तो बढ़ेगी, और ऑक्सीजन जब उसकी गहराई कम होती जाएगी तो वो क्या होगी, कम होती जाएगी। ऑक्सीजन गहराई कम तो ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड गहराई अधिक तो ऑक्सीजन अधिक। हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।